सुबह के वक्त पहलगाम की वादियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। बैसरन घाटी में फूल खिले थे, पोनी राइड्स पर बच्चे हंस रहे थे, कैमरों की क्लिक क्लिक आवाजें हर तरफ थीं। देश भर से आए टूरिस्ट अपनी गर्मी की छुट्टियां बर्फ से सजी इस वादी में मना रहे थे। दोपहर 2:13 वह समय था जब घाटी की शांति को गोलियों की बौछार ने चीर दिया। 5 आतंकी सेना की वर्दी में छिपे हुए घने पेड़ों के बीच से निकले। उनके पास AK-47, M4 कार्बाइन, ग्रेनेड और आईडी थे। वे एकदम प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़े। पहले पोनी राइड्स पर सवार लोगों पर हमला किया, फिर इधर उधर भाग रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहले 2 मिनट में ही 15 लोग मारे गए। बच्चे चीख रहे थे, औरतें जमीन पर गिर चुकी थीं, घोड़े डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। कुछ टूर गाइड्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों को झाड़ियों में छुपाया, लेकिन कई खुद गोलियों का शिकार बन गए। 3 मिनट बाद एक भयंकर विस्फोट ने घाटी को हिला दिया। एक छोटा सा आईडी धमाका जो आतंकियों ने टूरिस्ट भीड़ के बीच किया था, जिससे 6 और लोग मारे गए। कुल मृतक 26 लोग, घायल 20 से अधिक लोग। राष्ट्रीयता 25 भारतीय हिंदू टूरिस्ट, एक मुस्लिम पोनी ऑपरेटर, एक नेपाली नागरिक घायल। ब्रेकिंग न्यूज। घटना की खबर कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई। पहलगाम में भीषण आतंकी हमला, 26 मरे, 20 से ज्यादा घायल। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई समेत देश भर के बड़े शहरों में कैंडल मार्च शुरू हो गए। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आक्रोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। NSA अजीत डोभाल, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ समीर सिन्हा सब एक साथ वॉर रूम में जुट गए। यह हमला सिर्फ निर्दोष नागरिकों पर नहीं, पूरे भारत पर हमला है। इसका जवाब होगा निर्णायक और स्थायी। NIA और रॉ ने आतंकियों की पहचान कर ली है। पाकिस्तान का पर्दाफाश होना अब तय है। NIA और रॉ ने कुछ ही घंटों में आतंकी मॉड्यूल को ट्रैक कर लिया। 3 प्रमुख आतंकियों के नाम सामने आए। अली भाई, जिसे तलहा भाई भी कहा जाता है, बहावलपुर, पाकिस्तान का रहने वाला ISI ट्रेनिंग प्राप्त आतंकी है। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है और आदिल ठोकर अनंतनाग, कश्मीर का लोकल रिक्रूट है। इनकी गतिविधियां पिछले 2 महीनों से POK के नीलम वैली के लॉन्च पैड से मॉनिटर की जा रही थी। भारत के पास ISI के रेडियो ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग थी, जो साफ दिखाता था कि हमला पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की सहमति से हुआ था। प्रेस रिलीज। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी हुई। भारत पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराता है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को निष्कासित किया, सिंधु जल संधि को निलंबित किया, POK के 3 बड़े आतंकी लॉन्च पैड्स की GPS लोकेशन सार्वजनिक की, पूरे LOC पर सेना को फुल ऑपरेशनल रेडीनेस की स्थिति में डाल दिया। वहीं भारतीय सेना ने INS विक्रांत और INS चेन्नई जैसे प्रमुख नेवल बेड़े को अरब सागर में तैनात कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय आरोपों को खारिज किया और अपनी सेना को रेड अलर्ट पर डाल दिया। ISI ने अपने विशेष दस्ते को LOC पर भेजना शुरू किया। साथ ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के टैक्टिकल यूनिट्स को एक्टिवेट करने के संकेत दिए। अगर भारत ने 1 भी इंच हमारी सीमा पार की, तो जवाब इतना बड़ा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। विश्व प्रतिक्रिया में
कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाने की घोषणा की। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की लहर दौड़ गई और तेल की कीमतों में उछाल आया। चीन ने पाकिस्तान को अदृश्य समर्थन दिया। रूस और अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत और पाकिस्तान से निकालने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने हाईएस्ट लेवल अलर्ट घोषित कर दिया। भारत के आर्मी चीफ ने एलओसी के पास 5 फुल डिवीजन तैनात कर दी। भारतीय वायुसेना ने अंबाला, पठानकोट, श्रीनगर एयरबेस पर SU-30 MKI और राफेल लड़ाकू विमानों को अलर्ट कर दिया। INS विक्रांत से फाइटर जेट्स का रूटीन पेट्रोलिंग अब वॉर मोड में बदल दिया गया। अगला चरण ऑपरेशन महायुद्ध शुरू होने वाला है। भारत का टारगेट POK के आतंकी ठिकानों पर प्रेसिजन स्ट्राइक, पाकिस्तान की धमकी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का सीमित इस्तेमाल। अमेरिका, रूस, चीन सब अपनी सेनाएं तैयार रखने लगे। विश्व युद्ध की आग अब धधकने वाली है। महायुद्ध की ओर भाग 2 ऑपरेशन महायुद्ध और विश्व युद्ध की आहट। अध्याय 7 ऑपरेशन महायुद्ध की तैयारी। 28 अप्रैल 2025 भारतीय सेना का वॉर रूम, दक्षिण ब्लॉक, नई दिल्ली। सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति में थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वायुसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार, नौसेना प्रमुख NSA अजीत डोभाल, रॉ प्रमुख समीर सिन्हा। बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक था, POK में आतंकी ठिकानों को खत्म करना और अगर जरूरत पड़ी तो स्थायी नियंत्रण स्थापित करना। प्लान कोड नेम रखा गया, ऑपरेशन महायुद्ध। मुख्य लक्ष्य POK में नीलम वैली, मुजफ्फराबाद और हवेली जिले के आतंकी लॉन्च पैड्स पर एयर स्ट्राइक LOC पार कर घुसपैठ करते आतंकियों के सप्लाई चेन को तबाह करना। यदि पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन या प्रतिकार करता है तो सीमित भूमि कब्जा करना। फौजी तैनाती 15वीं कोर, जिसे चिनार कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंट लाइन पर तैनात है। 9वीं कोर, जो योल बेस्ड है, रिजर्व फोर्स के रूप में तैयार है। स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा SF यूनिट्स सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए तैनात हैं। वायुसेना के मिराज 2000, राफाले और Su-30 MKI लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। अध्याय 8 पहली आंधी, भारत की एयर स्ट्राइक। 29 अप्रैल 2025 रात 2:17 पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अंधेरे आसमान में उड़ रहे थे। टारगेट कोऑर्डिनेट्स, मुजफ्फराबाद के उत्तर में 3 बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप। मिशन 6 रफाले ने लो एल्टीट्यूड पेंट कर स्कैल्प क्रूज मिसाइल से कैंप्स पर सटीक निशाना साधा। 4 मिराज 2000 विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से फिनिशिंग स्ट्राइक्स की। 2 Su-30 MKI ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट दिया। नतीजा, 3 बड़े आतंकी बेस पूरी तरह तबाह। 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें कई विदेशी फाइटर भी शामिल थे। ISI का एक ऑपरेटिव भी मारा गया। भारत ने अगली सुबह इस ऑपरेशन की फुटेज सार्वजनिक कर दी, जिसमें साफ दिख रहा था कैसे अत्याधुनिक हथियारों ने टारगेट्स को धूल में मिला दिया। अध्याय 9 पाकिस्तान का गुस्सा और परमाणु खतरा। 30 अप्रैल 2025 पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने दावा किया, भारत ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान इसका घातक बदला लेगा। पाक आर्मी ने अपनी शाहीन V बैलिस्टिक मिसाइल्स को ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा। इसके साथ ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स TNWS यानी सीमित क्षेत्र के छोटे परमाणु हथियार LOC के करीब लाए गए। पाकिस्तान की एक नई नीति भी लीक हुई। अगर भारत ने LOC को पार कर स्थायी कब्जा किया तो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन के तहत टैक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अध्याय 10 भारत की जवाबी तैयारी। 30 अप्रैल 2025 भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली।
पृथ्वी अग्नि और K4 मिसाइल सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए गए। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम्स दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के ऊपर तैनात कर दिए गए। S-400 मिसाइल सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिए गए थे। भारतीय जनता को सिविल डिफेंस एडवाइजरी दी गई, जहां पर फॉलआउट शेल्टर्स चिन्हित किए गए, इमरजेंसी किट्स की सलाह दी गई। अध्याय 11 युद्ध की ज्वाला। भारतीय सेना LOC पार करती है 1 मई 2025 भोर का समय। भारतीय सेना की 15वीं कोर की टुकड़ियां LOC पार कर चुकी थीं। पहला फोकस था किरण सेक्टर में फॉरवर्ड बेस कब्जा करना, टीथवल सेक्टर में आतंकी लॉन्च पैड्स खत्म करना। भारतीय सैनिकों ने भारी तोपखाने और एयर सपोर्ट के साथ धावा बोला। पाकिस्तानी चौकियां तेजी से ढहने लगी। POK के हजारों लोग भारतीय सैनिकों का स्वागत करते नजर आए, क्योंकि वे लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान थे। शाम तक भारत ने केरन सेक्टर में 5 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया था। टिथवल सेक्टर में 2 बड़े पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त कर दिए। अध्याय 12 परमाणु हमला और विश्व युद्ध की शुरुआत। 2 मई 2025 पाकिस्तान ने LOC पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब TNW का सीमित इस्तेमाल किया। टारगेट भारतीय सेना का फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स बेस, डिवाइस 5 किलोटन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड। नतीजा, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स बेस पूरी तरह तबाह। 200 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद। क्षेत्र में भयंकर रेडिएशन फैल गया। भारत को अब विकल्प नहीं बचा था। PM मोदी ने आदेश दिया, फुल स्पेक्ट्रम रिटेलिएशन। अध्याय 13 विश्व युद्ध का भड़कना। 3 मई 2025 भारत ने POK के भीतर पाकिस्तान के सेना ठिकानों पर बड़ी मिसाइल बमबारी शुरू कर दी। अग्नि 5 मिसाइल से पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस ध्वस्त किए। पाकिस्तान ने भी बदले में भारतीय महानगरों पर मिसाइलें छोड़ी। हालांकि भारत की S-400 डिफेंस ने 90% मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन अब मामला भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। चीन ने पाकिस्तान के समर्थन में अपनी सेना तैनात करनी शुरू कर दी। अमेरिका और रूस ने भारत को समर्थन दिया और चीन को चेतावनी दी। यानी अब यह सिर्फ भारत पाक युद्ध नहीं था, यह था वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। पाकिस्तान द्वारा LOC पर छोटा परमाणु हमला करने के बाद पूरा भारत क्रोध से उबल पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, यह अब केवल जवाब देने का समय नहीं है, यह अब न्याय का समय है। भारत ने फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को सक्रिय कर दिया। अग्नि 5 और अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें पूरी तरह फुल वॉर मोड में आ गईं। भारतीय नौसेना ने INS अरिहंत, जो कि एक परमाणु सबमरीन है, से K-15 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर तबाही मच गई। इस्लामाबाद के सैन्य कमांड हेडक्वार्टर भी एक टारगेट था, जहां एक सटीक स्ट्राइक हुई। चीन ने अचानक पाकिस्तान के समर्थन में LOC के पास अपनी सेना मूव करनी शुरू कर दी। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के पास बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात किए। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से तोपखाने और रॉकेट आर्टिलरी यूनिट्स भारत की ओर बढ़ने लगे। PLA एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश के नजदीक फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। चीन ने दुनिया को चेतावनी दी, अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला जारी रखा तो चीन हस्तक्षेप करेगा। लेकिन भारत ने साफ संदेश दिया कि भारत 2 मोर्चों पर लड़ने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई। भारत ने दुनिया के सामने साक्ष्य रखे कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार का प्रयोग किया है। साथ ही चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर आक्रामक तैयारी कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इन तीनों ने भारत का समर्थन किया। अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट को हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया। रूस ने भारत को एडवांस S-500 मिसाइल सिस्टम और हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमान और स्पेशल फोर्सेस भेजने का वादा किया। मिडल ईस्ट में ईरान ने भारत को डिफेंसिव सपोर्ट देने की पेशकश की। वहीं सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को सिर्फ मानवीय सहायता देने की बात कही। लेकिन यमन और सीरिया जैसे अस्थिर देश एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसने लगे।
यूरोप में नाटो ने रूस की भारत सपोर्ट नीति के विरोध में रूस की सीमाओं पर अपनी सेनाएं बढ़ाईं। इसी दौरान यूक्रेन युद्ध फिर से गर्मा गया, क्योंकि रूस ने अपनी सेनाएं वहां से हटा लीं और भारत की ओर फोकस किया। अब एक तरफ था भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ईरान। दूसरी तरफ था पाकिस्तान, चीन, तुर्की और कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी गुट। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन ने हमला किया। लद्दाख के गलवान रीजन में फिर से खूनी संघर्ष हुआ। तवांग, अरुणाचल में पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने भयानक प्रतिकार किया। भारत ने ऑपरेशन मेघदूत 2 लॉन्च किया, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर से चीन पर दबाव डाला गया। भारतीय वायुसेना ने लेह एयरबेस से सुखोई 30 MKI उड़ाए। राफाल्स ने गगनचुंबी उड़ानें भरकर चीनी एयर डिफेंस को पस्त कर दिया। अब चीन ने पाकिस्तान को खुला परमाणु समर्थन दिया। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से भारत पर परमाणु धमकी दी। भारत ने जवाब दिया, अगर चीन या पाकिस्तान ने एक और परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो भारत मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेगा। भारत की पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें अब स्टेज 2 रेडी पोजीशन में थीं। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हिंद महासागर में तैनात किए। रूस ने भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एशिया में ईस्टर्न कोalition तैयार किया। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी भारत के समर्थन में नौसेना भेजी। धरती पर अब युद्ध की पूरी लपटें फैल चुकी थीं। दुनिया की अर्थव्यवस्था ढहने लगी। शेयर बाजार 90% गिर गए। लाखों लोग शरणार्थी बनने लगे। वैश्विक खाद्य संकट ने सिर उठा लिया। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच परमाणु धमकियों का आदान प्रदान दुनिया भर में दहशत फैला चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने आखिरी बार अपील की, मानवता के अस्तित्व की भीख है, युद्ध बंद करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर सेक्टर में एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दी। ये बम छोटा था, मगर एक शहर को तबाह करने के लिए काफी था। भारत ने तुरंत मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर दिया। पृथ्वी 3, अग्नि 6 जैसी मिसाइलें उड़ चलीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के 3 बड़े शहर एक झटके में राख हो गए। पाकिस्तानी जवाबी हमला भी हुआ। दिल्ली और मुंबई पर हमला हुआ, लेकिन भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर INS अरिहंत से छोड़ी गई के 15 मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को पूरी तरह खत्म कर दिया। पाकिस्तान के लगभग खात्मे के बाद चीन ने भारत पर पूर्ण सैन्य हमला शुरू कर दिया। तिब्बत से आर्टिलरी हमले, अरुणाचल, लद्दाख पर विशाल टैंक बैटल्स, चीनी एयरफोर्स द्वारा असम और सिक्किम पर एयर स्ट्राइक्स, लेकिन भारत तैयार था। ब्रह्मोस मिसाइलों से भारत ने चीन के कई अग्रिम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट लॉन्च किया, जिसमें चेंगदू, ल्हासा एयरबेस, काशगर बेस पर बड़े हमले किए गए। अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया। यूएस नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स अरब सागर में पहुंचे। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने चीन के सैन्य ठिकानों पर स्ट्रेटेजिक हमले शुरू कर दिए। रूस भी भारत के साथ मिलकर चीन की सीमाओं पर हमला करने लगा। व्लादिवोस्तोक से रूसी सेना दक्षिण चीन तक आगे बढ़ी। रूस ने चीन के खिलाफ साइबर हमले छेड़ दिए। अब यह संघर्ष सिर्फ भारत, पाकिस्तान और चीन तक सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी साइड चुन ली थी। यूरोप में नाटो और रूस एक बार फिर आमने सामने आ गए। पोलैंड और बाल्टिक देशों में भारी लड़ाई शुरू हो गई। मिडल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच फिर से तनाव फूट पड़ा। इसराइल ने अपने परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए। अफ्रीका में विभिन्न मिलिटिया समूहों ने सत्ता हथियाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ एक नया इंडो पैसिफिक अलायंस बनाया। चीन के तटीय शहरों पर बड़े हमले शुरू हुए। दुनिया के करीब 40% बड़े शहर नष्ट हो गए थे। 2 अरब से अधिक लोग बेघर हो चुके थे। वैश्विक तापमान तेजी से गिरने लगा। न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गया। खाद्य उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। धरती पर हर जगह धुआं, राख, रेडिएशन और मौत का साया था। एक नया संयुक्त समझौता, न्यू वर्ल्ड पीस अकॉर्ड, मॉस्को में शुरू हुआ। भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस एक तरफ थे। बिखरा हुआ चीन और बचा कुचा पाकिस्तान दूसरी तरफ।
अंततः यह तय हुआ कि पाकिस्तान को नॉन न्यूक्लियर जोन घोषित किया गया। चीन के कई हिस्से आजाद हो गए, जैसे तिब्बत और झिंजियांग। दुनिया को फिर से बसाने के लिए एक ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन काउंसिल बना। भारत तबाह लेकिन विजयी एक सुपर पावर के रूप में उभरा। दुनिया अब बेहद अलग थी। राष्ट्र सीमाएं बदल चुकी थीं। नई शक्तियां उभरी, भारत, अमेरिका, ब्राजील और जापान। संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन हुआ। अब शक्तिशाली देशों का वर्चस्व नहीं था, बल्कि सभी के बराबर अधिकार थे। दुनिया ने कसम खाई, अब कभी युद्ध नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, शांति केवल एक लंबे युद्ध के बाद आती है।